दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था है, जो लगभग सभी एग्ज़ामों में, कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीएसएससी हो या फिर जेएसएससी हो। जेएसएससी के सिलेबस में ये साफ तौर पर मेंशन है और पिछले कई एग्जामों में हमने देखा है कि 2-4 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए जेएसएससी के अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से पंचायत को मजबूत सशक्त करने के लिए ये व्यवस्था को लाया गया था। इसमें पॉइंट वाइज बताया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रामीण या जिला स्तरीय की शासन व्यवस्था है। दोस्तों, ये जिला स्तरीय से ग्रामीण और ब्लॉक स्तरीय ये शासन व्यवस्था है। दोस्तों, हमारे प्राचीन काल में चोल शासन था, जो स्थानीय स्वशासन का नया आयाम था और उस समय से हमारे देश में ये शासन व्यवस्था बहुत उत्तम था। चोल शासन व्यवस्था में उस समय भी हमारे ग्राम शासन व्यवस्था बहुत ही मजबूत था। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, जो मद्रास में शुरू किए थे 1882 ईस्वी में। उसके बाद आज़ादी के बाद सभी गांधीवादियों ने पूर्ण समर्थन दिया, परंतु BR अम्बेडकर ने उनका विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना था ये स्थानीय स्वशासन निम्न तबके के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, निम्न तबके के लोग, उनका मानना था इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुल के इसका विरोध किया। आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देश तत्व में रखा गया, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था। दोस्तों, BR अम्बेडकर के विरोध के बावजूद भी संविधान में इसे रखा गया, लेकिन राज्यों पर ये बाध्य नहीं था कि इसे लागू किया जाए। लेकिन समय की मांग और देखते हुए इसे बाद में लागू किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसका लागू होता है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोग शक्ति मिले और सभी वर्ग के लोग भागीदार बने। दोस्तों, इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों से राजनीतिक या उन्हें शक्ति मिले और राजनीतिक प्रणाली को समझ सकें, इसलिए इसका विकेंद्रीकरण किया गया। और फिर इसमें जाके 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम आरंभ हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे आरंभ किया गया। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम आते हैं, फिर तालुक यानी ब्लॉक आता है, और उसके बाद जिला परिषद या जिला आता है। दोस्तों, इसमें 4 समितियों का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में मुख्य 4 समितियां हैं, जिनका उद्देश्य पंचायती राज को मजबूत मिले, और ये समितियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समितियों को याद करना। तो पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति। 1957 को इस समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सिफारिश किया, जिसमें प्रथम था निम्न स्तर में ग्राम, उसके दूसरे स्तर में ब्लॉक और सबसे ऊपर में जिला। इस समिति को सबसे इम्पोर्टेंट यही समिति रहा, लेकिन और भी 3 समिति बनी जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, मतलब उनकी राय से बाद में संविधान संशोधन करके बनाया गया था, इसलिए बाद वाला भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बलवंत राय समिति ही सबसे मजबूत और आधार बना पंचायती राज व्यवस्था के लिए, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा समिति था अशोक मेहता समिति। ये 1977 में बना। इन्होंने बताया कि इसमें 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होना चाहिए, एक
ग्राम यानी मंडल, दूसरा जिला। फिर तीसरा समिति जीवी के राव समिति था, जो बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये 1985 में आया था। इस समिति का राय था कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है उसका विकेंद्रीय होना चाहिए। फिर चौथा समिति था डॉक्टर LM सिंघवी समिति, जो आया था 1986 में, और इन्होंने 3 सलाह दिया केंद्र सरकार को। पहला था इसे संवैधानिक मान्यता मिले, तीसरा न्याय पंचायत का गठन हो, और चौथा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हो जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला की व्यवस्था की जाए। इन चारों समितियों का अध्ययन किया गया और बाद में इसे संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए, इसलिए बाद में इसे संविधान संशोधन किया गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1952 में पेश किया गया तथा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों, उन समितियों ने जो राय दिया उसे संविधान में संशोधन करके संविधान में लागू किया गया और 1952 में इसे पेश किया गया। और उसके बाद है 24 अप्रैल 1993 में ये व्यवस्था लागू हुई। इसी दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है। इन पॉइंटों को आप बार बार रिवीजन करें, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट आपको याद हो गया तो एक भी क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से नहीं छूट सकता। उसके बाद आगे है संविधान में स्थान। इसमें संविधान के भाग 9 में इसे जगह मिल गई, अनुसूची 11 में इसे रखा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ए से ओ, मतलब क से हो जाएगा आपका। इसमें ए से ओ तक जो भी होती है उन संविधान में इसको जगह दी गई। दोस्तों, इसमें कुल कार्य क्षेत्र थे 29, यानी इन्हें ग्राम सभा को या मंडल समिति या फिर जिला स्तरीय में 29 कार्य दिए गए थे उस समय। उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था बलवंत राज समिति पंचायती राज व्यवस्था का आधार बना। उसी समिति को लगभग सभी राज्यों ने, कुछ राज्यों ने इसे नहीं लागू किया, लेकिन अधिकतर राज्यों ने इसे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किए गए। कुछ राज्यों 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है, जैसे बंगाल, और कुछ राज्य हैं जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है। उसके बाद है सीटों के संबंध में आरक्षण। 1/9 सदस्य महिला होंगे। इसमें जो भी सदस्य होंगे इसमें 1/3 महिला होंगे। SC और ST को इसमें आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। कुछ राज्यों में 30%, कुछ राज्यों में अधिकतर 50% तक आरक्षण है। तो सभी राज्यों में अलग अलग आरक्षण का मापदंड है। झारखंड में 30% है। अगला पॉइंट है पंचायती चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। दोस्तों, इसको चुनाव का अधिकार राज्य के निर्वाचन आयोग के पास होता है, जो हर 5 साल के दौरान करवाया जाता है। पंचायत के सदस्यों के कार्यकाल 5 साल होते हैं। जैसे विधानसभा में 5 साल विधानसभा की होती है, उसी तरह पंचायत समिति पंचायत सदस्यों की भी कार्यकाल 5 साल होती है। अगला पॉइंट है चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। दोस्तों, पंचायती व्यवस्था में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो राज्यपाल के द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तावित होता है पंचायतों का वित्त। इसमें ये बता रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल प्रस्ताव भेजते हैं उसे मोहर लगाते हैं राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया, जो संविधान में दर्ज है राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद है केंद्र और राज्य के मध्य में वित्तीय विभाजन हो सके।
दोस्तों अब जानते हैं पंचायत की संरचना किस प्रकार है। इसके चुनाव हम लोग तो देख चुके हैं, चुनाव 5 साल में होती है और इसके प्रमुख कौन कौन होते हैं, इसकी संरचना क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर 3 स्तर में इसे बांटा गया था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं मुखिया। मुखिया इसमें पॉइंट है कि पहला ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना और राजनीति पहुंचाना। मुख्य चुनाव प्रत्यक्ष, इसमें अगला पॉइंट है मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, मतदान के द्वारा होती है। अगला पॉइंट है सरपंच का चुनाव ग्राम कचहरी द्वारा किया जाता है। इसमें फौजीदार और दीवान 2 पद और होते हैं जो ग्राम कचहरी द्वारा तय किया जाता है। फौजीदार यानी दंड देने वाला, दीवान यानी जुर्माना लेने वाला। उसके बाद होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं, प्रमुख ही होते हैं इसे ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार करना तथा जिला स्तर पर इसे सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। इसका चुनाव, प्रमुख चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो होता है। उसके बाद है जिला परिषद। जिला परिषद का प्रमुख होते हैं चेयरमैन यानी हेड। इसका प्रमुख होते हैं चेयरमैन जो समन्वय एवं पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखे पंचायती राज व्यवस्था, इसमें क्या क्या है हम लोग देखें। मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। इन पॉइंटों को आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें ताकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। जो पॉइंट है, पॉइंटों को आप ज़रूर याद कर लें, कॉपी में नोट कर लें और इसे रिवाइज करें ताकि जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप याद हो जाए। इसलिए इन पॉइंटों को आप ज़रूर अपने नोटबुक में मेंशन करें। दोस्तों फिर अगला वीडियो के लिए आप सबको के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ। धन्यवाद।